बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। पूरी दुनिया इस वक्त इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हो रही है। आप यूके देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, आप पुर्तगाल देख लें, आप स्पेन में देख लें। आवाज़ उठी पुर्तगाल स्पेन में भी इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़। इसी तरह यूरोप के बहुत सारे, इटली में उठी, यूके में उठी, यूएसए में उठ रही है, और बहुत सारे कंट्रीज़ है। एक हवा ऐसी चल पड़ी है कि हर कंट्री की इमिग्रेशन या गवर्नमेंट चाहती है कि इमिग्रेंट्स हमारे कंट्री में ना आए। इमिग्रेंट्स कौन है? इमिग्रेंट्स बेसिकली कौन है? जो पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन है, नेपाल के लोग हैं। इसी तरह तुर्किश लोग भी इसमें इंक्लूड थे। तुनिशिया जो कंट्री है उसके लोग इंक्लूडेड थे। इजिप्ट के लोग शामिल थे इसमें। ईरान से लोग जाते थे और डिफरेंट कंट्रीज से जाते थे। और यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन कंट्रीज़ में जाके असाइलम क्लेम करते थे कि जी मेरे मुल्क में मेरी जान को ख़तरा है और मुझे यहाँ पे असाइलम दिया जाए। अब असाइलम को लेके भी क्या अपडेट्स है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में आगे। और आपको अभी राइट नाउ कौन सा ऐसा स्टेप है जो ले लेना चाहिए, ताकि आप अगर फ्यूचर बायर बनाने के लिए सोच रहे हैं या मूव करने के लिए पाकिस्तान इंडिया से निकलने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए कौन से रास्ते बेहतर हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस वक्त तमाम ममालिक ये चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स यानी पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेश, ये लोग हमारे कंट्री में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये हमारे कंट्री में आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊंगा, यहाँ पे आके बच्चे पैदा करते हैं और बाद में नेशनैलिटी लेते हैं, अपने बच्चों के बेहाफ पे शादी करते हैं फेक, उसके बेहाफ पे नेशनैलिटी लेते हैं, और बाद में बीवी बच्चे अल्लाह की सुपुर्द छोड़ के आगे निकल जाते हैं। और उनको फिर कौन पालता है? गवर्नमेंट पालती है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा लोग क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी इंडियन, और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये हम हमारे पाकिस्तानी इंडियंस की वजह से ही हो रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है? लोग विजिट वीज़ा पे गए या इलीगल डंकी लगा के गए, जिस तरह भी गए, वो उस कंट्री में, कि यूके में, यूरोप में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जा रहे हैं वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि एक यूनाइटेड नेशन का एक कानून है कि अगर कोई बंदा आपके मुल्क में आके असाइलम लेता है या रेजिडेंसी लेना चाहता है तो आपने उसको देनी है। अगर नहीं तो, और रेजिडेंसी लेने के बहुत ऑफिशियल रास्ते मौजूद है, अभी भी राइट नाउ मौजूद है, कि आप किसी कंट्री में विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे रेजिडेंसी क्लेम कर सकते हैं। और बहुत सारे उसके लीगल और प्रोफेशनल वेज हैं, लेकिन उनका भी मिस यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन है विजिट वीज़ा लेके चले जाते हैं। मिसाल देने लगूँ, पुर्तगाल का एक आर्टिकल 92 है। अब पुर्तगाल का आर्टिकल 92 ये कहता है कि आप विजिट वीज़ा पे पुर्तगाल में आएँ और आप वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स में पार्टिसिपेट करें, लैंग्वेज कोर्स में पार्टिसिपेट करें, और आप यहाँ पे आके विजिट वीज़ा को रेजिडेंसी वीज़ा में कन्वर्ट करवा लें। 1 साल का आपको टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। अब आप उसमें देखें 50-55 साल के लोग हैं और वो वहाँ पे जाके लैंग्वेज सीख रहे हैं। वो स्टूडेंट जो है वो कैटेगरी में अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं, यानी सिर्फ रेजिडेंसी उसका मिस यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली वो है इस पर्पज़ के लिए कि जो लोग 30-25 साल के, 30 साल के, 35, मैक्सिमम 40 साल के लोग जो है वो विजिट वीज़ा पे जाए, जाके अगर किसी ने लैंग्वेज कोर्स करना है बिजनेस के लिए या किसी ने वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करना है तो उनके लिए। लेकिन या अगर आपकी फील्ड फॉर एग्जांपल उसके रेलेवेंट है, आपने कोई एजुकेशन ऐसी हासिल की हुई है जिसके रेलेवेंट वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स मौजूद है पुर्तगाल में, उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है अपने जो करियर को इन्हेंस करने के लिए, लेकिन उसका मिस यूज़ किया जा रहा है। एक मैट्रिक पास बंदा है, वो वहाँ पे जाके लैंग्वेज कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, उम्र उसकी 50-55 साल है। तो पुर्तगाल इमिग्रेशन को पता चल गया कि यार ये तो मतलब हर बंदा ही आके यहाँ, जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं विजिट वीजे पे आया हूँ और मैंने यहाँ पे स्टडी करनी है, मैंने टीआरसी लेनी है। तो अभी पुर्तगाल के आर्टिकल 92 में बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत कुछ हद तक चीज़ें चल रही हैं कि क्लोज हो जाएगा। मुझे नहीं लगता क्लोज होगा, पुर्तगाल का आर्टिकल 92 क्लोज नहीं होगा। हाँ, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, कंडीशंस कुछ आ जाएंगी। वो क्या आएंगी वो फिर आपको अपडेट कर देंगे उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, अभी ये जस्ट मिसाल देने का मतलब ये था कि साउथ अफ्रीका में आपने हालात देखे होंगे कि जितने भी लोग हैं, इवन के वहाँ के जो लोकल लोग हैं साउथ अफ्रीका के, वो लोगों के स्टोर में जा रहे हैं। मतलब जो पाकिस्तानी इंडियन ने बिजनेस वहाँ पे ओपन किए हुए हैं, उनके स्टोर्स में घुस के उनसे ज़बरदस्ती चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। गवर्नमेंट पुलिस नहीं चेक कर रही, लोकल वहाँ पे जा रहे हैं इनके स्टोर्स में। पाकिस्तानी इंडियन जिन्होंने वहाँ पे बिजनेस किए हैं, मोबाइल किसी की शॉप है, किसी का ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ पे जाकर उनको कह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। यानी आज सिर्फ गवर्नमेंट या इमिग्रेशन ही नहीं, जो लोकल आवाम है डेवलप कंट्रीज़ की, वो भी इमिग्रेंट्स के खिलाफ हो रही है। वो कहती है जी हम इतनी मेहनत करके टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, और ये पाकिस्तानी इंडियन आके कहते हैं जी मेरी जान को खतरा है, और हमारे टैक्स का पैसा इनके ऊपर खर्च होता है। अब आप देखें पाकिस्तान में वर्क परमिट को लेके इतने हालात मुश्किल हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब अपॉइंटमेंट्स बड़ी मसले मसाइल हैं, अपॉइंटमेंट तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, फिर भी वर्क वीज़ा इशू करने वाला जो वीज़ा ऑफिसर है पाकिस्तान में, वो नहीं ट्रस्ट दिखा रहा।
वो रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है यार मुझे पता है इसने जाना काम शाम करने नहीं है, ये हमारे मुल्क में जाकर टिकी होगा, असाइलम लेगा। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने एक नया कानून निकाला है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है जी कि अभी कोई भी आप शेंजन कंट्री में जाते हैं, जाके आप, पहले क्या होता था कि आप कहते थे जी मेरी जान को खतरा है, ये है वो है, आपको असाइलम दे दिया जाता था। आप चाहे विजिट वीज़ा पे गए, चाहे आप डंकी मार के गए। अभी क्या होगा कि आपने चाहे डंकी मार के गए, चाहे विजिट वीज़ा पे गए, आपने असाइलम जब क्लेम करना है तो टेम्परेरी असाइलम आपको मिल जाएगा, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। उसमें क्या फिर होगा कि आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दिया जाएगा, यानी सिस में डाल दिया जाएगा। आपका पासपोर्ट जो है, जिस कंट्री में आपने असाइलम किया होगा, किसी भी शेंजन कंट्री में, वो कंट्री आपका ओरिजिनल पासपोर्ट अपने पास रखेगा, यानी आप उस कंट्री से बाहर कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। पहली कंडीशन। दूसरी ये कि आपका असाइलम एक्सेप्ट होने के 10% चांसेस होंगे। 90% चांसेस होंगे कि आपका असाइलम रिजेक्ट किया जाएगा और आपके डायरेक्ट आपके कंट्री में डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि डिपोर्ट होने में भी 3-3, 4-4, 6-6 महीने या 2-2 साल लग जाए। फ़ौरन डिपोर्ट, 15 दिन के अंदर अंदर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपका असाइलम 2 महीने के अंदर अंदर डिसीजन आ जाया करेगा कि आपको मिलना है कि नहीं। इंटरव्यू आपका हो जाया करेगा। पहले 3-3, 4-4 साल तक आपको अपने इंटरव्यू का इंतजार करना पड़ता था असाइलम अप्लाई करने के बाद। अब आपका 2 महीने के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू आ जाएगा। अगर आपकी रिजेक्शन हो जाती है, असाइलम नहीं आपका एक्सेप्ट होता, जो कि 90% है, नहीं होना। हर बंदे की जाके सेम स्टोरी है कि जी मेरी जान को खतरा है, मेरे दुश्मन बड़े हैं, मैं सियासी पार्टी का बंदा हूँ, मैं फलाऊँ फलाऊँ, अपनी अपनी कहानियाँ गढ़ी हुई हैं। तो 90% लोगों का रिजेक्ट ही होना है, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ हैं, सेम स्टोरीज़ हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ, जो जेन्युइन होंगे, जिनकी वाकई जेन्युइन इंटेंशन होगी, या वो प्रूफ भी अपने दे सकेगा और जेन्युइनली उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा, उसको असाइलम मिल जाया करेगा, वरना 90% रिजेक्शन होगी। जैसे ही आपके असाइलम की रिजेक्शन होगी, 15 दिन के अंदर अंदर आपको आपके कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप विजिट वीज़े पे आए होंगे तो डेफिनेटली आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन ने रखा होगा। अगर आप डंकी मार के आए और आपने कहा जी मेरा कोई पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जरिए या फिर लोकल पोर्टल्स का यूज़ करके आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी। जिस कंट्री से आपका ताल्लुक निकलेगा, आपको एक वाइट पासपोर्ट टेम्परेरी बना के दिया जाएगा, यानी आउट पास जैसा एक वाइट पासपोर्ट। उसके बिहाफ पे आपको आपके कंट्री में वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं मैं डंकी मार के चला जाऊंगा, डंकी पहले तो ये कि अभी नामुमकिन है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप बड़े फन्ने खाएं और आप कहते हैं जी मेरा तो एजेंट बड़ा तुरम खान है और वो डंकी मरवा देगा मुझे, तो आप डंकी मार के चले भी जाते हैं और आप गूंगे बहरे बन जाते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो फिर भी आपके फिंगरप्रिंट्स यूज़ करके आपका डाटा निकाल लेंगे। डाटा निकालने के बाद या फिर आपका फेस रिकग्नाइज जो पोर्टल है उसके थ्रू आपका डाटा निकाल लेंगे, आपकी शक्ल के जरिए आपका डाटा निकल आएगा कि आप किस कंट्री से हैं। और उस कंट्री में फिर वाइट पासपोर्ट टेम्परेरी जो होगा, 15-20 दिन का के लिए जो वैलिड होगा, उसके बिहाफ पे आपको आपके कंट्री में वापस भेज दिया जाएगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल लिखी होंगी, आपका CNIC नंबर, आपकी तमाम डिटेल्स वो वाइट पासपोर्ट के नाम से, यानी एक आउट पास टाइप टेम्परेरी पासपोर्ट होगा जिसमें आपकी डिटेल सारी होंगी। तो उसके भी पे आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपके कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो अभी बहुत सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है, यानी एक ऐसी, अब यूके में भी आपने देखा होगा कि वो एक सिख बंदे ने एक गोरे को मार दिया, यानी छुरियां मार मार के उसको, और बड़ी एक अफवाह उड़ी हुई है उसकी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। उसकी वजह से अब यूके में भी जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ बहुत सारे एहतजाज हो रहे हैं कि इनको निकालें बाहर। तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, और ये इसका कोई ज़िम्मेवार नहीं है। इसमें सिर्फ दो नेशनैलिटीज़ मैं समझता हूँ जिसमें कसूरवार हैं, पाकिस्तानी इंडियंस। ये दो ऐसी, यकीन करें, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, नेपाली, इनके इतना जो है ना, वो इनका इमेज ख़राब नहीं है जितना पाकिस्तानी इंडियंस का है। बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन हैं, नेपाली हैं, ये जो कमिटमेंट करते हैं वो जाके करते हैं। मिसाल के तौर पे सर्बिया ने पाकिस्तानी इंडियंस के वर्क वीज़े 95% रिजेक्ट करने शुरू कर दिए हैं। आपके सारा कुछ ओके है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी इंडियन सर्बिया रुकते ही नहीं है, वो वहाँ से आगे निकल जाते हैं। जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनके लिए सर्बिया के वर्क वीज़ा की, डी वीज़ा की रेशो 99% है। उनका 1% भी नहीं है कि रिजेक्ट हो, बल्कि 100% ही है। क्यों? क्योंकि वो जाते हैं सर्बिया, वहाँ पे काम करते हैं, वो आगे दो नंबरियाँ नहीं करते। पाकिस्तानी इंडियन, इनको एक उछकल होती है कि जी बात सर्बिया पहुँच गए, आगे शेंजन निकलना है। तो ये हमारे अपने ही गंदे अंडों की करतूतें हैं, या गंदे लोगों की करतूतें हैं, जिन्होंने सारी जो जो बेचारे जेन्युइन एप्लीकेंट्स थे, जेन्युइन असाइलम सीकर्स थे, या जेन्युइन उनकी रेजिडेंसी लेना उनके लिए बड़ा ज़रूरी था, उनको भी अब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये तो सारी अब सिचुएशन आ गई जी पाकिस्तान में इंडियंस के लिए हालात। वो सिर्फ पाकिस्तान इंडियन को मैं मेंशन करूंगा, बाकी लोगों को फिर भी, श्रीलंकन, बांग्लादेश या नेपाल के लोगों को फिर भी इसमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन होगी। अच्छा, तो जो तुर्की के लोग हैं, तुर्की, तुनिशिया, इजिप्ट, इनके जो लोग हैं, इनको बिल्कुल ही असाइलम नहीं एक्सेप्ट होगा, इनका इनका डायरेक्ट रिजेक्शन हो जाएगी।
यानी वो कंट्रीज जो सेफ जोन में कंसिडर किए जाते हैं, पहले तुर्किश भी जाके असाइलम क्लेम करते थे, अब उनकी स्टेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन जाते रिजेक्ट होगी, उनको वापस मिल जाएगी। यानी जो भी सेफ जोन में कंट्रीज आते हैं, सेफ जोन में कौन से कंट्रीज नहीं आते? पाकिस्तान है, इंडिया है, जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ईरान को भी सेफ जोन में कंसिडर नहीं किया जाता, इराक है, और इस तरह की जो कंट्रीज है जहाँ जिनको सेफ जोन में कंसिडर नहीं किया जाता, उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट तो होंगी, लेकिन एक्सेप्ट होने अप्रूव होने के चांसेस 10% होंगे। आपके केस टू केस डिपेंड करेगा। और विजिटर वीज़ा पे जाके रेजिडेंसी लेना, उसके लिए भी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। आर्टिकल 92 में कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी। स्पेन ने भी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक अब चीज़ें जो है वो रिकवर करना, अब स्पेन चाहता है कि पहले जितने भी इलीगल लोग हैं उनको कार्ड दे के लीगल करें, जो ओपन इमिग्रेशन ओपन की हुई है, ताकि एक दफ़ा सारे लोग लीगल हो जाएं, उसके बाद इतनी की पाबंदियाँ लगा दे कि इलीगल बंदा हमारे कंट्री में सर्वाइव कर ही ना पाए। तो अभी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अब आपके लिए ऑप्शंस क्या हैं? अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था, बुरी खबर तो ये है कि पूरी दुनिया इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। अभी आपको एक हवा चल गई है, अब आने वाले वक्त में इतनी पाबंदियाँ लग जाएंगी कि आप सोचेंगे कि यार मैंने आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले या साल 6 महीने पहले क्यों नहीं फैसला किया। मैं अभी भी सोचता रह गया और हालात मेरे हाथ से बाहर निकल गए। यानी अभी समझ लें कि आपके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें शुरुआत हो चुकी है। अभी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उठा लें। अगर आप मूव करना चाह रहे हैं कर जाएं। पाकिस्तान इंडिया में अगर आप देखें, हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। आप, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, मामला दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। तो आपको अगर निकलना तो आपको आपके ऊपर लाजिम है। हाँ, अगर तो आप पाकिस्तान में 8-10 लाख रुपया कमा रहे हैं, फिर तो अपने मुल्क में इंजॉय करें। पाकिस्तान जैसा कंट्री कोई नहीं है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 40,000, 30,000, 50,000 से ज़्यादा नहीं है, इवन 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपका पाकिस्तान में रहना बनता ही नहीं है, फिर आपका निकलना ही बनता है। तो उसके लिए आपको अभी अपना स्टेप लेना है, अभी अपने लिए कुछ ना कुछ सोचना है, वरना आप आज से 6 महीने साल बाद आप जो हालात हो जाएंगे दुनिया के इमिग्रेंट्स को लेके, तो उसमें आप जितनी मर्जी फिर ट्राइयाँ मारेंगे, जितनी मर्जी अच्छी प्रोफाइल शो कर लेंगे, आपका कख भी नहीं होना, क्योंकि पॉलिसीज़ बड़ी सख्त हो जाएंगी। अच्छा, एक तरफ ये चीज़ें बुरी हैं, एक तरफ अच्छी चीज़ ये है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना, इनकी आबादी बहुत बूढ़ी हो रही है। इनको इनके इनके मतलब रकबे के लिहाज से इनकी आबादियाँ नहीं हैं। जैसे अगर अभी आप देखें तो स्पेन की जो टोटल पॉपुलेशन है ना, टोटल स्पेन की आबादी है वो 5 करोड़ के करीब है, इमिग्रेंट्स को भी डाल के अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ के करीब है। अब पाकिस्तान इंडिया की आबादी हमारी कितनी है? 20-20, 26-26, 30-30 करोड़। इंडिया की तो खैर और ही बड़ा काम ख़राब है। तो इनकी आबादी बड़ी थोड़ी है। अब स्पेन एक रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा कंट्री है, आबादी उनकी टोटल 5 करोड़ है, उसमें से भी उनके अपने लोग तो ज़्यादातर बूढ़े ही हैं, ज़्यादा इमिग्रेंट्स ने जगह कवर की हुई है। तो उनको अपना सिस्टम चलाने के लिए लोग चाहिए ही चाहिए। अब पुर्तगाल का इमिग्रेंट्स के बगैर गुजारा है ही नहीं। पुर्तगाल चलते ही इमिग्रेंट्स के टैक्स के ऊपर है। लेकिन अभी पाबंदियाँ उन्होंने टेम्परेरी क्यों लगा रहे हैं, आर्टिकल 92 में चेंजेस क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि यार, मतलब वो बंदे जो जेन्युइनली आके हमारे कंट्री में कुछ ना कुछ करें, कुछ जॉब करनी है, कुछ भी करना है, लीगल करें। इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए बेसिकली वो सारा कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लोग 70-80% दिमाग होते ही फतूर है कि जाके कोई ना कोई गेम ही डालनी है। लीगल या बाइज्जत तरीके से तो कुछ करना ही नहीं है। तो जो बाइज्जत तरीके से नहीं ना करते, ये सारा कुछ उनकी वजह से आपको फेस करना पड़ रहा है। तो अभी अगर आपको किसी कंट्री का वर्क वीज़ा मिल रहा है, किसी भी कंट्री का, पाकिस्तान से जो बेहतर है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई वर्क वीज़ा मिल रहा है, आपको कोई स्टडी वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आप करवाना चाह रहे हैं, आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप स्पाउस वीज़ा कर रहे हैं, कुछ भी प्रोसेस आपने किया हुआ है या करने का सोच रहे हैं या करने का प्लान किया हुआ है, अभी कर लेना आपने। वेट ना करें, डिले ना करें। ये ना सोचें कि 6 महीने बाद कर लूँगा, साल बाद कर लूँगा, नहीं। यकीन करें कि आज से 6 महीने साल बाद हालात आप जब देखेंगे तो आप बड़ा ही पछताएंगे कि यार मैंने तो ये सोचा था 6 महीने साल बाद मैं कर लूँगा, ये तो मैं मेरा वीज़ा लग भी गया तो आगे हालात ही कोई नहीं है कि वो मुझे एंटरटेन कर सकें। आप अभी अभी कर लें। अभी हवा एक उठी हुई है, जब ये हवा आंधी या तूफान बन जाएगा फिर आपके हाथ में चीज़ें नहीं रहेंगी। अभी हल्की हल्की हवा चल रही है, इसमें गुजारा हो जाएगा। जो अभी चले जाएंगे उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने डिले करेंगे, साल डिले करेंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स के फिर वो समझ लें तूफान आ जाएगा, फिर आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं ताकि जो लोग स्टेप लेना चाह रहे हैं अभी ले लें। बाकी नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं, व्हाट्सएप, वेबसाइट का लिंक भी चल रहा है। आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, अगर फ्री इन्फॉर्मेशन लेनी है व्हाट्सएप पे मैसेज करके वेट करें, हम खुद ही आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। कॉल आपने नहीं करनी।
और अगर आप कहते हैं आधा घंटा आपके केस के ऊपर मैं आपके साथ डायरेक्ट वन ऑन वन डिस्कशन करूं और आपके केस की आपके डॉक्यूमेंट सारे डिटेल से देख के आपको एक नतीजा बताऊं कि आपके लिए क्या बेहतर ऑप्शन है, आप हमारी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं जिसके $50 फीस है, कोई पाकिस्तानी 14,000 रुपया अप्रोक्सीमेटली। देख लीजिएगा गूगल पे $50 कितने बनते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नज़र आ रहा है, क्लिक करना है, अपॉइंटमेंट ले लें, तो आप मुझसे डायरेक्ट आधा घंटा अपने केस के ऊपर डिस्कस करके एक नतीजा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं पैसे पूसे नहीं पे करने, इन्फॉर्मेशन फ्री लेनी है, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो मैक्सिमम आपको फ्री में देने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। बाकी विजिटर वीज़ा अगर आपने किसी कंट्री का हमारे जरिए प्रोसेस करवाना है, स्टडी वीज़ा के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोसेस करवाने हैं, तो आप जितनी भी ये सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको किसी कंट्री के लिए विजिटर वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे। फाइल असेसमेंट करवानी है, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ काम करवाना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, टैक्स के मामला हैं, कोई भी आपको सर्विसेज इनके रिलेटेड चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो वाइंड अप करते हैं वीडियो को। अगेन ये रिपीट करूंगा, अभी डिसीजन ले लें, अभी हल्की हवा है, ठंडी हवा है, चलते चलते अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। 6 महीने साल बाद तूफान जो आएगा उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपनी फ़ाइल अभी व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, स्क्रीन पे डिस्कस कर लें, जो भी आपके लिए बेहतर होगा वो आपको गाइड कर दिया जाएगा ताकि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अभी मूव कर सकें। आप खुद भी रिसर्च करें कि इमिग्रेंट्स के लिए क्या क्या पाबंदियाँ, क्या क्या मुश्किलात आने वाले वक्त में आने वाली है जो आपको फेस करनी है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है और आने वाले वक्त में क्या होगी। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को मोटिवेशनल के तौर पे भी लेंगे, सीखेंगे भी कुछ इससे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अभी डिसीजन भी कोई ना कोई लेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, पसंद आई है, लाइक करें। चैनल में पहली दफ़ा है एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।